हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग स्टडी कर रहे हैं रघुकुल तिलक के द्वारा लिखी गई बुक अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा पोएट्री सेक्शन, एसे सेक्शन, और अभी हम लोग नोवेल सेक्शन में हैं। चैप्टर नंबर 15 14 तक हमने कंप्लीट कर दिया। 15 का ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था हेनरी फील्डिंग को, और आज हम लोग पढ़ेंगे ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ, एज इज वेल नोन, वॉज नॉट अ रेगुलर नोवेलिस्ट। ये एक प्रॉपर नोवेलिस्ट नहीं थे। ही बिकेम अ नोवेलिस्ट ओनली बाय चांस एंड नेसेसिटी। बाय चांस और इनकी जरूरतों ने इन्हें नोवेलिस्ट बनाया। ही वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी, इन्हें काफी पैसे की जरूरत थी। A novel, The Vicar of Wakefield, 1776, was found ready in his desk, and Dr. Johnson sold it for 60 guineas. In this way was the English novel enriched by this charming, delightful little piece. तो इन्हें पैसे की सख्त जरूरत थी, और ऐसे में इन्होंने एक नोवेल लिखा जिसका नाम था द विकार ऑफ वेकफील्ड। इन 1776 ये बना लिखा गया, और इन्होंने इसे रेडी किया, और डॉक्टर जॉनसन इन्हें 60 गिनीज पे बेच दिए। ये नोवेल काफी चार्मिंग है, डिलाइटफुल है, और एक छोटा सा नोवेल है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छी नोवेल है। ही हैज अ प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नोवेल बाय वर्च्यू ऑफ सिंगल वर्क, बट दैट प्लेस इज वेरी हाई। हालांकि इन्होंने सिर्फ एक ही वर्क लिखा मेनली, और ये इनको काफी फेम पहुंचाया, काफी फेम दिया, काफी ऊंचाई इन्होंने हासिल करी। तो ये बड़ी बात है। एक छोटा सा पीस, वो भी ये अर्जेंटली लिखते हैं, मतलब जिनको जब अर्जेंट नीड ऑफ मनी होता है, और बाय चांस ये काफी अच्छे एक लेखक के रूप में जाने जाते हैं। द बिकेर ऑफ वेकफील्ड इज अ डिलाइटफुल नोवेल, ये काफी एक अच्छा नोवेल है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग इन स्टोरी टेलिंग, स्टोरी इंटरेस्ट। तो इसका स्टोरी इंटरेस्ट जो है, जो इंटरेस्ट बनाए रखने की जो प्रक्रिया होती है किसी भी एक नोवेल में, तो इस नोवेल में ये काफी अच्छा है। द नोवेलिस्ट हैज adopted the direct method of narration, to direct method of narration through the principal character. The plot is coherent, well knit, and the story is gripping in its interest. तो बिकेर और बेकफील्ड जो है, ये बहुत ही डिलाइटफुल नोवेल है। इसकी स्टोरी टेलिंग काफी अच्छी है, स्टोरी इंटरेस्ट बनाए रखती है। डायरेक्ट मेथड ऑफ नरेशन है। इसका जो प्रिंसिपल कैरेक्टर, जिसका जो मेन कैरेक्टर है, ऐसा लगता है मेन कैरेक्टर के थ्रू कहानी बताई जा रही है, और मेन कैरेक्टर एक डायरेक्ट नरेशन सीधे अपनी बातों को रखता है। इस तरह से नोवेल को फ्रेम किया गया है। प्लॉट काफी कोहेरेंट है, सिस्टमैटिक डेवलपमेंट है, प्लॉट को बहुत अच्छी तरीके से बांधा गया, और स्टोरी इंटरेस्ट को बनाए रखता है। The only fault that can be found with its plot is the way in which the final resolution has been hastily huddled up at the close. The restoration of entire family of Vicar to happiness has been conducted in a summary and ineffective manner. However, this is merely a minor blemish in a work of extraordinary merit, and it in no way reduces its story interest. हालांकि इस वर्क में बस एक ही दिक्कत है कि इसके प्लॉट में, खास करके आखिरी में, जो एंडिंग है उसको बहुत ही जल्दी से खत्म करने की कोशिश की गई है। इस तरह से विकार की जो फैमिली है, वो हैप्पीनेस की तरफ प्रोसीड करती है। हालांकि इनके लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारी दिक्कतें झेलते हैं, और किस तरह से हैप्पीनेस होता है, इस पूरे कहानी को बड़े ही जल्दी और बड़े ही इनइफेक्टिव मैनर में उसको समरी के रूप में दिखा दिया गया है। हालांकि ये छोटी सी गलती है, तो इतने अच्छे स्टोरी को इतनी सी छोटी सी गलती के लिए इसको हम बदनाम नहीं कर सकते हैं। तो स्टोरी काफी अच्छी है, काफी डिलाइटफुल है। Goldsmith's profound knowledge of human nature is brought out by the characterization in the novel. गोल्ड स्मिथ ने अपने नोवेल में जिस तरह से कैरेक्टराइजेशन को प्रेजेंट किया है, वो ह्यूमन नॉलेज नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में काफी कुछ बताता है। हिज कैरेक्टर्स आर लाइफ लाइक, एंड दे चेंज एंड ग्लो लाइक रियल ह्यूमन बीइंग। इनके कैरेक्टर काफी जीवंत लगते हैं, काफी जिंदा दिल लगते हैं, और ऐसा महसूस होता है जैसे एक रियल ह्यूमन बीइंग की तरह चेंज होते, बदलते हैं और चमकते हैं। ओलिविया एंड सोफिया
through butterflies of fashion, they may be are the nearest approaches to real country girl that had yet appeared in the novel. तो ये एक रिमार्क है कुलिविया और सोफिया जो कि फैशन के रिप्रेजेंटेशंस हैं। गांव की जो लड़कियां एक जो रियल अप्रोच होता है उसको दिखाया गया है और ये काफी रियल महसूस होता है। However, his greatest triumph is the character of Dr. Primrose, who is among the immortals of literature. तो डॉक्टर प्राइमरोज के कैरेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से और मुख्य तौर पे दिखाया गया है और ये कैरेक्टर सिर्फ उनके वर्क का ही नहीं बल्कि पूरे लिटरेचर का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के रूप में है। ही इज अ सेल्फ पोर्ट्रेट अ स्केच ऑफ नोवेलिस्ट हिमसेल्फ। ऐसा लगता है जैसे ये पूरे अपने आप को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक प्रॉपर पोर्ट्रेयल है। जी जैसा लगता है जैसे कि ये खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो। It is through him that the novelist has presented his views on life and society. तो डॉक्टर प्राइमरोज के जरिए इन्होंने अपने आइडियाज जो इनके लाइफ और सोसाइटी को लेकर के है उसको रिप्रेजेंट किया, उसको दिखाया है। ही इज द फर्स्ट कंट्री विकेयर इन इंग्लिश फिक्शन। तो ये इंग्लिश फिक्शन में पहले गांव किसी गांव के विकायर है। विकायर बेसिकली ये एक पोस्ट होता है, क्लर्जी पीपल एक है बेसिकली पादरी टाइप ऑफ पोस्ट होता है इन द चर्च। तो चर्च में एक रेस्पेक्टेबल पोस्ट है विकायर। तो गांव से किसी विकायर के कॉन्सेप्ट को उसके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले इंग्लिश फिक्शन में ही इज द फर्स्ट वन। यह पहली बार इनको रिप्रेजेंट किया गया है एज ए कैरेक्टर के फॉर्म में। थ्रू बोरोइंग फ्रीली फ्रॉम फील्डिंग्स Pearson's Adam, Goldsmith made quite interesting and vivid addition to this great figure in portrait gallery of English fiction. तो इन्होंने फील्डिंग्स के वर्क पेयरसन एडम से कुछ बोरो किया है और उनके बोरो करने के बाद इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से विविड एडिशन के साथ इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया है पोर्ट्रेट गर्ली के तौर पे कि ये अपने आप में एक इमोर्टल बन गई, ये एक अपने आप में इनका कैरेक्टर एक पहचान बन गया। Novelist till now has treated of London life. Goldsmith for the first time brings it to the village fireside. इससे पहले सभी लोगों ने नोवेल में लंदन के पिक्चर को सिटी के पिक्चर को दिखाया। ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने विलेज या कंट्री साइड के एरिया को अपने नोवेल में जगह दिया। We get delightful idealized picture of English village life and in this respect the novel is unique. जिस तरह से इन्होंने एक इंग्लैंड के गांव की लाइफ को दिखाया है, उसके रिस्पेक्ट को दिखाया है, उसके एक पिक्चर को दिखाया है बड़ी ही आइडियलिस्टिक और एक डिलाइटफुल मैनर में, दैट इज रियली वेरी नाइस। गोल्डस्मिथ पोएटिक इमेजिनेशन इज एवरीवेयर एट वर्क एंड इट इन टर्न नोवेल इनटू अ प्रोज पोएम। तो गोल्डस्मिथ ने अपने पोएटिक इमेजिनेशन का यूज किया है अपने वर्क में हर जगह और ये इस नोवेल को एक प्रोज पोएम की तरह बनाता है या इसको कन्वर्ट करता है। बट इट वर्क ऑन रियलिटी, लेकिन ये पूरी तरह से रियलिटी पे आधारित है। हेयर इन द गोल्डन एज वंस मोर, नॉट हाउएवर इन आर्केडिया बट समवेयर इन इंग्लैंड, हेयर द इमेजिनेशन आइडियलाइजेस रियल नॉट कन्वेंशनल सीन। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रोज पोयम है ये रियलिटी पे आधारित है और इसमें इंग्लैंड के पिक्चर को इमेजिनेशन और आइडियलिज्म को इस तरीके से दिखाया जो कि रियलिटी पे आधारित है। ये सिर्फ सीन और कन्वर्सेशनल टोल पे नहीं बल्कि वो चीजें जो रियली में घटित होती है, रियली में जो चीजें हो रही है उन चीजों को ध्यान में रखते हुए दिखाया गया है। इट इज एन आइडियली इन विच रियलिटी सेट्स ऑफ इनटू पोएट्री। एक ऐसा पिक्चर प्रेजेंट किया गया है जहाँ पे रियलिटी पोएट्री के फॉर्म ले लेता है। तो दैट इज रियली वेरी नाइस। In this respect, the Vicar of Wakefield has been a source of inspiration to countless writers in England and Europe. इस तरह से ये जो वर्क है वो आने वाले बहुत सारे राइटर्स के लिए इंग्लैंड और यूरोप में एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। ये वर्क से लोग काफी कुछ सीख सकते हैं। Goldsmith introduced the portrait of domestic middle class life into English fiction. गोल्डस्मिथ ने इस पोर्ट्रेचर के थ्रू, इस पोर्ट्रेयल के थ्रू इन्होंने डोमेस्टिक मिडिल क्लास लाइफ को इंग्लिश फिक्शन में प्रेजेंट किया है। द इमोर्टल
Dr. Primrose, the vicar, is head of happy, contented family, the members of which are united together by a strong ties of love and affection. Each lives for the other. तो डॉक्टर प्राइम रोज द विकेर है, ये जो कैरेक्टर है वो एक फैमिली का हेड है, जो उस फैमिली का हेड है जो एक अच्छी खुशहाल फैमिली है, संतुष्ट फैमिली है, जहाँ पे सारे लोग एक दूसरे से प्यार और मतलब आपसी मतलब एकजुट काफी अच्छा है, और ये यहाँ पे सारे लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को अच्छे तरीके से समझते हैं और आपस में शेयर करते हैं। The vicar himself is fond of his family and considers it the best in the world. विकार खुद अपनी फैमिली का बहुत मानता है और अपने फैमिली को अपने वर्ल्ड का बेस्ट फैमिली मानता है, अपने लोगों को बेस्ट लोग मानता है। He unites in himself the three great characters of the world, the priest, husband, and the father. तो डॉक्टर प्राइम रोज अपने आप में एक परफेक्ट कैरेक्टर है, जो इस नोवेल में अपने आप में दिखाता है कि तीन कैरेक्टर्स का ये स्ट्रॉन्ग मिक्सचर है। ये दुनिया का सबसे अच्छा प्रिस्ट है, अच्छा हस्बैंड है और एक अच्छा फादर है। तो ये अपने आप में तीन भूमिकाओं को बहुत अच्छे तरीके से निभाता है, और ये तीन कैरेक्टर्स का एक अच्छा सा एक मिक्सचर है। Misfortune comes upon the family as a result of extremely simplicity and good nature of the head of the family, but they are patiently warned and ultimately resolved because of the bond of affection which unites all its members into a single whole. हालांकि डॉक्टर प्राइम जो कि इस फैमिली के हेड है, इनकी सिंप्लिसिटी और इनके अच्छे नेचर के कारण इनकी फैमिली पे बहुत सारी विपत्तियां आती, बहुत सारी तकलीफें आती है, लेकिन हम देखते हैं कि आप स्टोरी में इनके फैमिली के लोगों के बीच में जो आपस में जो प्यार, एक जो अच्छा बाउंडेशन, एक जो स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन ऑफ अफेक्शन है, ये इनकी फैमिली को इन सारी समस्याओं से ऊपर लाता है और इनको फिर से एक सिंगल होल यूनिट में बांध देता है। Their distress is great, but they are quite capable of bearing it. Their affection for each other makes them proof against the harshest shock of circumstances. हालांकि ये जो डिस्ट्रेस है, ये जो आपदा है, ये काफी बड़ा थी, लेकिन इनके पास क्षमता था कि इनसे ऊपर पार पा सके। क्योंकि इनके आपस में जो अफेक्शंस थे वो काफी स्ट्रांग थे। इनके अफेक्शंस ने प्रूफ किया कि हालात चाहे कितने ही क्यों ना बिगड़ जाए, हालात चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, हम अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। द पिक्चर ऑफ फैमिली लाइफ एज प्रेजेंटेड इन द नोवेल इज लोयल, लवली, नेचुरल एंड होमली। जो फैमिली लाइफ को रिप्रेजेंट किया गया है इस नोवेल में, वो काफी नेचुरल है और काफी होमली है, काफी प्यारा है। अनदर चार्म ऑफ द नोवेल इज इट्स ह्यूमर। दूसरी खूबी इस नोवेल की इसकी ह्यूमर है। गोल्डस्मिथ ह्यूमर इज जेंटल एंड इरेसिस्टिबल। तो इनका जो नोवेल है वो जेंटल है, हमेशा बरकरार रहने वाला है, और काफी अच्छे तरीके से इसमें अपने ह्यूमर को यूज करते हैं। Though his close affinity with Fielding, it has none of the coarseness or indecency of his predecessors. हालांकि फील्डिंग से ये काफी क्लोज थे और उनसे उनके आइडियाज को इन्होंने अपने नोवेल में बहुत हद तक अडॉप्ट करा है। बट जब हम नोवेल में ह्यूमर की यूज की बात करते हैं, तो इनके नोवेल में कोई भी हार्शनेस नहीं है, कोई भी ऐसी इनडिसेंसी नहीं है जो कि फील्डिंग या इनके और जो प्रीडिसेसर्स थे उनके नोबेल में हुआ करता। तो ये इनका ह्यूमर काफी प्योर होता है। तो इट इज प्योर ह्यूमर, देयर इज नथिंग इन इट दैट कैन शॉक द नाइसेस्ट ईयर और किंडल ब्लश ऑन द फियर ऑफ इनोसेंस इटसेल्फ। तो इनका ह्यूमर काफी प्योर है, काफी क्लियर है, काफी नाइस है, और इनके ह्यूमर किसी को भी रफ या किसी को भी इनडिसेंसी या कोई इनोसेंट जो एक फेस है उसको शर्मिंदगी या उसको ब्लशिंग जैसा मतलब एम्बैरेसिंग मोमेंट नहीं क्रिएट करता। तो ये बहुत ही प्योर और बहुत ही जेनाइल काइंड ऑफ ह्यूमर का यूज करते हैं अपने नॉवल में। द विकार हिमसेल्फ इज अ पेरेनियल सोर्स ऑफ ह्यूमर एंड जॉय। तो ये कभी ना खत्म होने वाला ह्यूमर और जॉय के रूप में विकार है। विकार का जो करेक्टर है उसको दिखाया गया है। द स्विंडलर्स मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग
To the vicar, the proof of his acquaintances with the Solomon Flamberg is a good example of the humor that Goldsmith loved. तो बहुत ही अच्छे तरीके से विकेर ने जो है अपने रफ सिचुएशंस में भी चीजों को हैंडल करा है और ये जो जिस तरह से प्रोसीडिंग्स को दिखाया जिस तरह से घटनाओं को दिखाया गया ये दिखाता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से गोल्ड स्मिथ ने विकेर के कैरेक्टर को यूज करते हुए ह्यूमर का प्रयोग किया है दिस kindly genial and all pervasive humor of the novel did much to establish it as a masterpiece and a model तो इस तरह का काफी काइंड जेनियल एंड हर तरीके से इफेक्टिव ह्यूमर का जो प्रयोग किया गया इस नोवेल में ये इस नोवेल को एक मास्टरपीस बनाता है और ये एक मॉडल बनाता है ये एक एग्जाम्पल सेट करता है गोल्डस्मिथ्स ह्यूमर मिंगल्स विद पैथोस ह्यूमर के साथ साथ पैथोस दुख और दर्द की चीजों को भी इसमें ऐड किया गया है जस्ट एज द बिकैर्स कैरेक्टर इज द सोर्स ऑफ ह्यूमर जिस तरह से बिकैर का कैरेक्टर सोर्स ऑफ ह्यूमर है सो आल्सो इट इज अ सोर्स ऑफ पैथोस तो इसके साथ ही साथ बिकार के कैरेक्टर बिकार का जो कैरेक्टर है वो पैथोस भी शो करता है क्योंकि his misfortunes and suffering, the results largely of its simplicity would bring tears to any eye. क्योंकि जिस तरह से बिकैर जो है वो काफी सिंप्लिसिटी का लाइफ व्यतीत करता है लव एंड अफेक्शन शो करता है चीजों के हर चीजों को बहुत अच्छे से संभालता है कि यूनिटी ऑफ कैरेक्टर है जो कि एक अच्छा फादर एक अच्छा प्रीस्ट और एक अच्छा हस्बैंड का रोल निभाता है उस पर जब विपदाएं आती है उस पर जब सफरिंग्स होता है जब वो अपने दर्द और हालातों से जब वो बंध जाता है तो इसको देख करके कोई भी आदमी अपनी आंसुओं को रोक नहीं पाएगा तो ये है पैथोस का एक तगड़ा सा मिक्सचर विद द ह्यूमर ही सफर्स एंड द एंटायर फैमिली सफर्स along with him और उसके साथ ही साथ उसकी पूरी फैमिली सफर करती है द नोवेल इज आल्सो अनसरपासेबल इन डिस्क्रिप्शन एंड डायलॉग तो डिस्क्रिप्शन जिस तरह से चीजों का डिस्क्रिप्शन किया गया और डायलॉग का यूज किया गया है वो भी इस नोवेल को खास बनाता है नेचुरल सीन एंड साइंस हैज बीन डिस्क्राइब्ड विद ग्रेट फिडेलिटी तो नेचुरल सीन्स और साइट्स जो यूज किए गए इस नोवेल में उसको बड़े ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है द स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर इट्स सिंप्लिसिटी ग्रेस एंड लवलीनेस एंड द डायलॉग इज बिटी ड्रामेटिक एंड टू द पॉइंट तो जो स्टाइल है ये काफी रिमार्केबल है काफी जाना जाता है अपने सिंप्लिसिटी के लिए ग्रेस के लिए और लवलीनेस के लिए तो इसके स्टाइल में ये सारी खूबियां हैं इसका डायलॉग काफी बिटी है ड्रामेटिक है और टू द पॉइंट है एज चर्च emphasizes द novel lies by the magic gold of his phrases जैसा कि चर्च emphasize का चर्च जोर डालता है नोवेल जो है लिप्स बाय द मैजिक गोल्ड ऑफ हिज फ्रेज तो जो नोवेल लिखा है उस ये नोवेल बड़े ही सटीकता से अपनी बातों को कवर करता है अपनी बातों को रिप्रेजेंट करता है और स्टोरी में जो स्टोरी टेलिंग है वो काफी रिफाइंड है अनदर फाइन थिंग अबाउट द नोवेल इज इट्स सीरीन फिलोसफी ऑफ लाइफ लाइफ के फिलोसफी को बड़े ही एक शांत और एक अच्छे फिलोसफी ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है उसको वो दिखाता है The philosophy is conveyed not so much through direct moral preaching as through the moral character of Dr. Prime Rose. डायरेक्टली मोरल प्रीचिंग इस नोवेल में नहीं किया गया ऐसा नहीं कि फिलोसफी को डायरेक्टली प्रेजेंट किया बट डॉक्टर प्राइम रोज के कैरेक्टर के थ्रू बड़े ही अच्छे तरीके से बड़े ही स्टोरी टेलिंग के तरीके से जिससे कि स्टोरी का इंटरेस्ट भी कम ना हो मोरल आइडियाज को रिप्रेजेंट किया गया ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कोई तुमको लेक्चर दे रहा है कि हाँ ज्ञान की बात दे रहा है नहीं तो बड़े अच्छे तरीके से मोरल आइडियाज को रिप्रेजेंट किया गया है इन एडवर्सिटी द नोबल बिकेयर होप्स एंड वर्क्स फॉर अ बेटर टर्न ऑफ फॉर्चून बट endeavors in the meantime all that falls to his lot तो दुख के समय में भी कठिनाइयों के समय में भी विघ्न के समय में भी बिकेयर अपना होप नहीं खोता है वो अपना काम करता रहता है कि जिंदगी में चीजें बेहतर होगी और अपने हिस्से में जो भी दुख दर्द है उसको बड़े अच्छे से मतलब ये फेस करते हैं और चीजें बेहतर होती है समय के साथ द लॉफ्टी लेसन ऑफ फेथ पेशेंस एंड करेज फेथ पेशेंस एंड करेज विच ही टीचेस एस्टैब्लिशेस गोल्डस्मिथ हाई अमंग द मोरलिस्ट ऑफ द सेंचुरी तो जिस तरह से
विश्वास, पेशेंस और करेज, इसके लेसन को रिप्रेजेंट किया गया है। और ये लेसन जो अपने नोवेल में डॉक्टर प्राइमरोस के थ्रू ये देते हैं लोगों को, ये गोल्डस्मिथ को अपने सेंचुरी का वन ऑफ द हाईएस्ट में से मोरलिस्ट के रूप में ये जाने जाते हैं, जो सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो फेथ, पेशेंस और करेज का मैसेज गोल्डस्मिथ ने अपने वर्क के थ्रू दिया। धन्यवाद। आगे मिलेंगे चैप्टर 16 में। थैंक यू।